दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं आर्य समाज के युवा सन्यासी स्वामी आदित्य वेश जी। हम इनसे पूरे विस्तार में आज बातचीत करेंगे किस तरह से एक आम विद्यार्थी जीवन से और आर्य समाज में प्रवेश किया और आर्य समाज को समर्पित हो गए और इतनी छोटी उम्र में संन्यास भी ग्रहण कर लिया। आर्य समाज के सामने आजकल क्या चुनौतियां हैं, आर्य समाज का प्रभाव क्यों घटा, हमारे देश में ये देश का नाम कभी आर्यवर्त ही था और उसके बावजूद भी हमारे शहर के लोगों को छोड़ दें, ग्रामीण देहात के लोगों में भी आर्य समाज का प्रभाव होने के बावजूद वर्तमान में पाखंडवाद ज़्यादा बढ़ रहा है। जबकि आर्य समाज ने हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी, हमारे पुराने बुजुर्ग थे, उनको पाखंडवाद से बचा कर रखा हुआ था। इन सभी विषयों पर विस्तार से बातचीत होगी। बातचीत बड़ी रोचक रहेगी और उम्मीद है कि आप आखिरी तक वीडियो सुनेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। हमारी युवा पीढ़ी के ऊपर भी हम बात करेंगे, किस तरह से जो आर्य समाज है युवाओं में संस्कार भरने का काम कर रहे हैं। इन सभी विषयों पर आज हमारी एक विस्तार से बातचीत रहेगी। तो सबसे पहले स्वामी जी नमस्कार। नमस्ते, आपका बहुत बहुत क्रमपाल जी और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्ते। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत से ही आपसे बात करें कि इतनी छोटी सी उम्र में, और पहले अजमेर सिंह थे, फिर ब्रह्मचारी दीक्षिंद्रार्य बने, अब स्वामी आदित्य वेश बन गए। तो वो एक स्टोरी शुरुआत से थोड़ी अपने दर्शकों को बताओ कि क्या वो टर्निंग पॉइंट था लाइफ का कि आप आर्य समाज से कैसे जुड़े थे। करमपाल जी, ये जींद की भूमि जो है यही टर्निंग पॉइंट था जी। मुझे याद है मैं जब यहाँ 9th या 10th में पढ़ता था, उस समय मैं क्रिकेट खेलता था जी। और मेरे जो कोच थे उन्होंने कहा कि योगा किया करो, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्टेमिना चाहिए। तो मेरे को ये था कि कोई ना कोई मुझे भी योगा ट्रेनिंग जो है लेनी चाहिए। उसी दौरान मैंने साथियों से बात की तो एक कैंप का पता चला कि कोई कैंप लग रहा है योग का, और मैं उस कैंप में गया। पर वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो सिर्फ योग का कैंप नहीं था, योग के साथ साथ बहुत सी चीज़ें और भी बताई जा रही थी और वो चीज़ें थी आर्य समाज से रिलेटेड जी। उस पूरे कैंप ने मुझे लगता है कि मेरा जीवन बदल दिया। और जिस क्रिकेट की वजह से मैं योग के कैंप में गया, फिर योग के कैंप से वापस आने के बाद मैं कभी क्रिकेट के ग्राउंड में नहीं गया। अच्छा, ऐसा क्या? वो मतलब ये जो गर्मी की छुट्टियों में कैंप लगता वही था? वही गर्मी की छुट्टियों में, जैसे जून में अभी कैंप लग रहे हैं। इस वर्ष एक वर्ष में हम लोग 1 लाख युवाओं को अभी हम लोगों ने चिन्हित किया कि उनको अपने संपर्क में लेकर के आएंगे। प्राचीन जो सनातन वैदिक संस्कृति है, वेद है, आर्य समाज है, ऋषियों की परंपरा है, उससे परिचित करवाएंगे। उसी परंपरा में जींद में भी शिविर लग रहे हैं और अभी मैं कैथल जा रहा हूँ, कैथल में भी हमारे शिविर हैं। और 3 जून को हिसार के धीरेनवास गुरुकुल में प्रांत स्तर का एक शिविर समापन हुआ है। कल 6 जून को जो है बेटी बचाओ अभियान के माध्यम से, जब आप रोहतक में थे आपको ध्यान होगा, पिछले लंबे समय से वहाँ कभी 1000 का, कभी 700 का, इतनी लड़कियों का आवासीय शिविर रहता है। पूरे देश से उसमें बेटियां रहती हैं। वो 6 से 12 का है। उसके बाद वहीं पर ही 13 से 17 तक फिर पूरे स्टेट लेवल का कैंप है। तो इस तरह से पूरे देश में 1 लाख युवाओं को इस वर्ष हम लोग आर्य समाज में जोड़ेंगे। तो ये प्रकल्प चल रहा है। ये ऐसा ही एक शिविर था जिसमें मैं गया। उसमें मुझे लगा कि क्रिकेट में मैं अपना कैरियर तो बना सकता हूँ, पैसा भी कमा सकता हूँ, मेरी ब्रांडिंग भी होगी। लोग यानी अच्छे क्रिकेटर थे? हाँ, अच्छा था। जब मैं उस समय स्कूली स्टेट खेलता था अपने हरियाणा की टीम में, तो अच्छे का ही होता है चयन। बॉलिंग या बैट्समैन? नहीं, मैं बॉलिंग करता था। ओके। हाँ, और विशेष ये था कि कोच थे, उनका विशेष आशीर्वाद मेरे ऊपर था। नहीं तो गांव देहात के बच्चों को मतलब क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता था उस समय। आज से ये मतलब बहुत पहले की बात है। उनका बहुत स्नेह भी मिलता था, आशीर्वाद भी मिलता था। उन्होंने ही मुझे आगे जो है पढ़ाई में भी बहुत प्रेरित किया और मैं पढ़ा भी। पर मैं क्रिकेट मैंने छोड़ दिया। मैंने अपने कोच को भी आश्वस्त किया कि मैं ये तो नहीं खेलना चाहता, पर समाज के लिए कुछ बड़ा करेंगे। क्या वो मतलब बात थी, क्या वो पिंच कर गई कि आपको लगा कि मुझे समाज के लिए, आर्य समाज के लिए आगे आना चाहिए? वर्तमान समय में जो पूरी वर्ल्ड की जो बॉडी है आर्य समाज की, उसके जो सर्वे सर्वा हैं पूज्य स्वामी आर्य वेश जी, उसमें वो जगवीर सिंह एडवोकेट होते थे जी। वो हमारे उसमें चीफ स्पीकर थे कार्यक्रम में। उन्होंने यही बताया कि हम कहाँ जी रहे हैं। आज समाज में जिस तरह की बुराइयां व्याप्त हैं, चाहे धर्म के नाम पे समाज जो बटा दिखाई देता है, जातिवाद के नाम पर, और शराब की नदियां बहाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं छुआछूत का जहर समाज में दिखाई देता है, छोटे और बड़े का कहीं ना कहीं यहाँ बोलबाला है। और विशेष बात, बेटियों को जो है जन्म से पहले ही मार दिया जा रहा है, नारी को दूसरे दर्जे का माना जा रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों से जब देश गुजर रहा है और हम लोग सिर्फ कथाएं सुनते रहे शहीद आजम भगत सिंह की, चंद्रशेखर
राजगुरु सुखदेव, इनकी या राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और उनकी बातें सुनते रहें, उनके कदमों पर ना चलें तो कुछ बात बनेगी नहीं। तो उस समय यही संकल्प हुआ कि नहीं, भगत सिंह की तरह से ही हम लोग भी अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह का जो पैतृक गांव है वो खटकड़ कलां गांव है पंजाब में, और जिस गांव में मेरा जन्म हुआ उस गांव का नाम भी खटकड़ है। तो पूरे गांव में चाहे चौपाल में देखेंगे तो शहीद आजम भगत सिंह का चित्र, स्टैचू, और स्कूल में देखेंगे तो शहीद आजम भगत सिंह का स्टैचू लगा हुआ। कहीं ना कहीं वो बातें प्रेरणा देती थी कि भाई नहीं, कुछ विशेष करना है, और शायद परमात्मा ने हमें विशेष करने के लिए ही भेजा है। तो फिर उसके बाद मैं जो है ज़्यादातर समय जो है आर्य समाज में देने लगा, और मैंने क्रिकेट भी छोड़ा और धीरे धीरे करके फिर घर भी छोड़ दिया। तो मतलब ऐसी छोटी उम्र में ये फैसला, जैसे घर वालों ने, आप पहली बार जैसे घर छोड़ के ये कह के गए होगे अब मैं आर्य समाज में ही रहूँगा, तो उसमें कौन सी क्लास में पढ़ते थे? नहीं, बहुत धीरे धीरे मैंने ये किया है। मैं पहले तो खुद अपनी परीक्षा मैंने ली, और लगभग 2 साल मैं घर पे रहा, लगभग 2 टाइम में भोजन करता था, ज़मीन पे ही सोता था और बिना किसी गद्दे के सोता था। जो दरी होती गांव में जो माताएं बहनें बनाती हैं पुराने कपड़ों से, उस दरी के ऊपर सोता था। घर वाले कहते भी थे कि आपने ये क्या तरीका अपना रखा है। मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा सा अपने आप को परीक्षा में डाल के देख रहा हूँ, क्योंकि कल मुझे समाज में काम करना है, वहाँ कैसे बिस्तर मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे, एक तपस्या का जीवन में जी करके देख रहा हूँ। और उसका परिणाम ये रहा कि मैं धीरे धीरे फिर घर वालों को कहीं ना कहीं ये लग गया कि ये दूसरी दिशा में ही जाएंगे, इस दिशा में नहीं जाएंगे। पर मैं जब कॉलेज में आया, गवर्नमेंट कॉलेज जींद में, तो यहाँ सरोज कौशिक मैडम अभी नहीं हैं, अभी दुनिया से चले गए। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे कि नहीं, समाज के लिए कुछ विशेष करना चाहिए। और मंजू रेडू मैडम थे यहीं जींद में ही कॉलेज में, तो मैंने पहले BA किया और फिर यहीं से MA हिंदी किया। उसमें पत्रकारिता एक सब्जेक्ट भी था, और पत्रकारिता में उस समय मेरे सबसे ज़्यादा नंबर थे कॉलेज में। तो इसलिए मेरी कहीं ना कहीं रुचि भी रहती है कि नहीं, समाज में कुछ विशेष करना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आया, तो मैं इस दौरान, कॉलेज के दौरान क्या करता था, 2-2 महीने में घर नहीं जाता था। अच्छा। यहीं से जैसे मैं किसी गांव में चला गया, सुबह शाम में वहाँ गांव में योग की शाखा चलाना, बच्चों को प्रेरित करना, मोटिवेट करना, यही मेरा काम था। और एक साल में मैंने 38 शिविर, 5-5 दिन के शिविर मैंने एक वर्ष में मैंने लगाए, और उसके बाद साथ मैंने पढ़ाई की। तो घर वालों को लगता था कि 2 महीने नहीं आए, फिर कॉल करते थे आप आए नहीं, मैंने कहा मैं आऊँगा। तो 10 दिन 20 दिन बाद फिर मैं 2-4 दिन घर रुकता, फिर मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं ऐसे करता रहा। पर 2006 में जब पूज्य स्वामी इंद्रवेश जी जो हमारे लीडर थे, और वो सांसद भी रहे, आर्य समाज के उच्च कोटि के नेता भी थे, तक से सांसद रहे, तो उनका देहांत हो गया 12 जून 2006 को। तब फिर मैंने जो है घर वालों को बोला कि अब मैं जा रहा हूँ। तो घर वालों को थोड़ा कष्ट था कि कैसे ये बात बनेगी। कितनी उम्र थी तब आपकी? होगी मेरे ख्याल में कोई 17-18 साल। हाँ, तो मैंने फिर जो है घर छोड़ दिया वहाँ से। बल्कि घर वाले जब नहीं माने ज़्यादा से, तो घर में से एक अटैची ली, उसमें मेरे जो कपड़े थे वो डाल करके फिर मैं वापस जो है वो, मतलब उनको बिना बताए वहाँ से चला गया। वो अटैची आज भी मेरे पास ही पड़ी। कौन से आश्रम में सबसे पहले गए? सबसे पहले मैं दिल्ली गया। उस समय दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस होता था। सौभाग्य मेरा ये रहा कि मैं शुरू से ही स्वामी आर्यवेश जी जो वर्तमान समय में आर्य समाज के वर्ल्ड के लीडर हैं, उनके साथ ही जुड़ाव मेरा, तो उनके पास ही मैं गया। मेरी सबसे पहली एंट्री दिल्ली की थी, और दिल्ली के बाद लगभग 3-4 साल रहने के बाद फिर मुझे जो है रोहतक डेप्यूट किया संगठन की तरफ से कि नहीं, आपको संगठन का काम यहाँ देखना है। तो यहाँ रहा मैं, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं सबसे छोटी उम्र का शिक्षक बना। और टिटोली गाँव में, टिटोली में बाद में आए। उससे पहले हम लोग बलदेव भवन रोहतक में रहते थे। अच्छा, बलदेव भवन गोहाना रोड पे? हाँ, गोहाना रोड पे था। वहाँ हमारा पूरे स्टेट का जो ऑफिस था, उसमें हम लोग रहते थे। और जो हमारी यूथ की जो नेशनल बॉडी थी, उसमें मैं सबसे छोटी उम्र का एक जो है जो एग्जीक्यूटिव होती है उसमें रहा। और उसके बाद फिर मुझे जो है पूरे स्टेट की जिम्मेदारी दी गई। तो इस तरह से जिम्मेदारियां मिलती रही, काम जो है आगे बढ़ता रहा। पर मैं उसके बाद कभी घर में मुड़ करके नहीं गया। हालांकि मेरे साथी जो गांव में काम करते थे, अशोक जी और वीरेंद्र पहलवान जी, सोनू जी, ये सब उन्होंने गांव में ही शहीद भगत सिंह व्यायामशाला शुरू की। उस व्यायामशाला से लगभग 30 से 40 नौजवान निकाले उन्होंने, जो हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस में भी गए। पर वो कहीं ना कहीं जैसे ये काम करते रहे, ऐसे फिर मेरा दायरा कहीं ना कहीं सामाजिक दायरा बढ़ गया। तो मैं उधर ज़्यादा समय देने लगा, और घर की तरफ फिर जो है वापस नहीं आया। तो सर्वदेशिक आर्य युवा सभा के प्रतिनिधि सभा के आप पूरे प्रदेश के प्रधान रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके और ब्रह्मचारी दीक्षिंदर के नाम से बड़े युवाओं में आपका नाम हुआ। तो फिर अचानक इस छोटी उम्र में ये संन्यास ग्रहण करने वाला फैसला? नहीं, मैं लगभग पिछले 16-17 साल से मैंने घर छोड़ रखा है, और समाज में यही निर्णय हो गया था। 2006 में मैंने नैष्ठिक की दीक्षा जब ली, 12 जून को स्वामी जी का देहांत हुआ,
और 20 जून से 28 जून हर वर्ष पिछले लगभग 42 वर्षों से हमारा एक कैप्सूल कार्यकर्ता कैंप बोलते हैं हम लोग, जिसमें विचारों के कैप्सूल हम लोग लेते हैं। पूरे साल का प्रोग्राम क्या होना है उसका प्लानिंग प्लस पिछले वर्ष का पूरे के पूरे कार्यक्रम की समीक्षा। तो उस शिविर में हम लोग नैनीताल में थे, ये 26 जून की बात है। तो फिर मैंने यही निर्णय किया कि अब ज़िंदगी समाज के लिए लगानी है। तब मैंने वहाँ पे नैष्ठिक की दीक्षा ली, फिर अजमेर सिंह से मेरा नाम बदल करके ब्रह्मचारी दीक्षेंद्र हुआ, और पिछले ही वर्ष मैंने संन्यास की दीक्षा ली। और यही इसी संकल्प के साथ के लिए, वही जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग सिर्फ भगत सिंह की बात करते रहें, उनके आदर्शों पर ना चलें, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, उनके आदर्शों पर ना चलें, तो कुछ बात बनती नहीं। कहीं ना कहीं हमें ही रोल मॉडल के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा यह था कि हमें कोई गृहस्थ की तरफ जाना नहीं था, कोई अपना बिजनेस नहीं करना था, समाज में काम करना था। तो अब ऐसा क्रिटिकल टाइम है पर्टिकुलर आर्य समाज के लिए भी और देश के लिए भी। आर्य समाज की आवश्यकता आज देश में पहले से ज़्यादा है। पाखंड बढ़ रहा है, शराब बढ़ रही है और अश्लीलता बढ़ रही है। इन मुद्दों पर भी बात करेंगे। हाँ, तो कि हाँ, पहले ये बताओ कि आपने संन्यास ले लिया, तो आपकी ज़िंदगी में, आम आदमी की ज़िंदगी में, मतलब हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि संन्यास ग्रहण करने के बाद ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है, किस तरह से, किन बंधनों से, किन मर्यादाओं में रहना पड़ता है? नहीं, मर्यादाएं तो वही हैं जो ऋषियों की हैं, वो आम आदमी के लिए भी वैसी मर्यादाएं हैं। क्योंकि एक यदि हम बात कहें कि व्यक्तिगत जहाँ उसकी बात होती है तो हम लोग अपने स्वतंत्र रहते हैं कि आपको कैसा जीवन जीना है, लेकिन जब समाज की बात होती है तो हम सब बंधन में होते हैं कि सामाजिक सिस्टम को देख करके हमें काम करना चाहिए। सामाजिक उसके ताने बाने की जब बात आती है तो हम समाज के बंधनों में बंधे हुए होने चाहिए। समाज के बंधन में बंधे होने से मेरा मतलब ये नहीं कि हम किस शादी समारोह में जाएँ, किस कार्यक्रम में जाएँ, ऐसा नहीं है। क्या आपके जीवन से, आपके व्यवहार से समाज के विपरीत तो कुछ नहीं जा रहा है। ऐसा कोई कार्य हमें नहीं करना है जो समाज को गलत दिशा की ओर लेकर के जाए। समाज को एक पॉजिटिव दिशा, सही दिशा, विशेष रास्ता जो दिखाए उसकी तरफ हमें चलना चाहिए। दूसरी बात, सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोध विशेष होता है संन्यास के बाद कि भाई अब हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई। पहले आलस वश हो सकता था कि 10 दिन ज़्यादा भाग दौड़ की तो 2 दिन आलस में सो गए, ठीक है जी, कोई बात नहीं, 2 दिन 4 दिन काम नहीं करेंगे। पर अब एक व्यवस्थित दिनचर्या है, निश्चित टाइम है, खास करके उठने का, सोने का निश्चित नहीं हुआ है क्योंकि संगठन की जिम्मेदारियां हैं और कई बार तो 12-1 बज जाता है किसी कार्यक्रम में से वापस आए, सुबह फिर जल्दी जाना होता है। तो इतना तो है, पर एक जिम्मेदारी विशेष और ख़ास करके ऋषियों की परंपरा का जो हमारे ऊपर बोझ कहिए या उत्तरदायित्व है उसको निभाने की बात है। और वो जिम्मेदारी का ही बोझ है, वो कोई वैसा बोझ नहीं कोई ज़बरदस्ती डाला गया। खुद से अपने आप को ये मानते हुए कि हम ऋषियों की परंपरा को आगे लेकर चलेंगे, हमारी जो प्राचीन मान्यताएं थी उसको आगे लेकर चलेंगे, वैदिक सिद्धांतों की पुनर्स्थापना का निरंतर प्रयास करेंगे, समाज में और राष्ट्र में सहिष्णुता बनी रहे, एकता बनी रहे, अखंड भारत रहे, इसके प्रयास और पुरुषार्थ निरंतर हम लोग करते रहते हैं। एक और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि पुराने समय में जो ऋषि महात्मा की हम तस्वीरें देखते हैं, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी होते थे, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप पढ़े लिखे युवा सन्यासी हैं और क्लीन शेव हैं, और इस तरह के आर्य समाज के बहुत सारे मैं लीडर देखता हूँ वो क्लीन शेव रहते हैं। और बल्कि हम पुराने जो सन्यासी फोटो देखते थे, दाढ़ी वाले बड़े बड़े बाबा जी रहते थे। प्राचीन समय में भी अगर आप सन्यासियों को देखेंगे तो लगभग सन्यासी वो क्लीन से भी होते थे। हाँ, हमारे ऋषि विद्वान जो होते थे ना, वो जो खास करके आश्रमों में रहते थे, जैसे आप जो साथी मेरे को सन्यासी पूर्व जानते होंगे, उसमें मेरी भी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़े बड़े बाल भी थे। पर महर्षि दयानंद जी ने सन्यास परंपरा में जब बताया है, जिस दिन हम लोग सन्यास की दीक्षा लेते हैं तो केश लोचन भी होता है, उस दिन से जो है केस एक बार पूरे के पूरे हटाए जाते हैं। उस दिन जो है पहले नाम की, शरीर की और व्यक्ति की जो पहचान होती है सब खत्म करके एक नया जीवन शुरू होता है। और वहाँ पर 3 घोषणाएं करते हैं, वित्तेषणा मया त्यक्ता, लोकेशना मया त्यक्ता और पुत्रेषणा मया त्यक्ता। कहते हैं कि मैं आज के बाद लोकेशना के लिए काम नहीं करूँगा, पुत्रेषणा के लिए काम नहीं करूँगा और वित्तेषणा के लिए काम नहीं करूँगा। क्योंकि यदि व्यक्ति इन 3 चीज़ों में बंध जाता है, कहीं तीनों चीज़ों को हिंदी में समझाओ। हाँ, पुत्रेषणा का मतलब है कि सिर्फ पुत्रों के लिए काम करूँगा, अपनी संतान के लिए काम करूँगा। वित्तेषणा का मतलब है कि सिर्फ पैसे के लिए काम करूँगा, और लोकेशना का मतलब है कि दिखावे के लिए काम करूँगा। इन तीनों को छोड़ने के बाद जो है उस समय जो गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु, वो कहते हैं कि अब आप सन्यास की दीक्षा में जो है दीक्षित हुए हैं, आप आज से परोपकार की, परमार्थ की बात करेंगे और ईश्वर प्राप्ति की बात करेंगे। जी, आप आर्य समाज की तरफ आए, युवा सन्यासी बने, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे समाज में
पहले आर्य समाज का बड़ा प्रभाव होता था, और लेकिन अब धीरे धीरे वो आर्य समाज का प्रभाव भी घट रहा है। और उसका हम देखते हैं कि असर ये है कि हमारे जो गांव के लोग जिन पर आर्य समाज का प्रभाव सबसे ज़्यादा था और वो पाखंडवाद से बचे हुए थे, अब हमारे गांव के लोग भी बड़े पाखंडवाद में फंसे हुए हैं। पहले तो हमारे भी किसान है, ज़मीन से धरती माता को अपना मिट्टी माथे पे लगाई, काम पे चल दिया, अब वो हर काम में पाखंड कर रहा है। तो इसका असर कहीं ना कहीं आर्य समाज का प्रभाव कम होना है। कर्मपाल जी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आर्य समाज का कार्य बढ़ा है। काम तो कम नहीं हुआ है आर्य समाज का, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं, चाहे पाखंड की बात है, चाहे अश्लीलता की बात है, उनका प्रचार प्रसार बढ़ा है। दूसरी, आजकल हर व्यक्ति शॉर्टकट में जो है ना वो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, और पाखंड की तरफ जाने का उद्देश्य यही है, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने, चाहे वो हिंदू समाज को मानने वाले हैं, चाहे मुस्लिम समाज को मानने वाले हैं, या किसी अन्य समाज को मानने वाले हों, एक चीज़ जो है ना बहुत गलत प्रस्तुत कर दी, जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से गलत मानता हूँ, किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं। यदि आप किसी व्यक्ति को ये कहेंगे आप कितने पाप करो, 12 साल में गंगा जी नहा करके आ जाओ, आपके पाप कट जाएंगे, या कोई कहे कि आप कितने पाप करो, एक बार हज की यात्रा करके आ जाओ, आपके पाप कट जाएंगे, मुझे लगता है कि ये पाप नहीं काट रहे हैं, ये पाप करने का लाइसेंस रिन्यूअल करवा रहे हैं। आपने मुझे आश्वस्त कर दिया कि स्वामी जी कितने पाप करो, एक बार गंगा में आपकी डुबकी लगवा के ले आएंगे, या कोई और मौलवी होगा तो उसको कहेंगे तेरी हज की यात्रा करवा देंगे और तेरे सारे पाप कट जाएंगे, तो फिर आदमी आश्वस्त होकर के लग जाता है। और कहीं ना कहीं पहले के जो व्यक्ति थे ना, आप शायद वो बातें आपको ध्यान होंगी, कोई व्यक्ति गलत काम करने की तरफ बढ़ता था, मान लो कोई रिश्वत लेता था, तो वो ये कहता था नहीं भाई बच्चे ख़राब हो जाएंगे मेरे अगर रिश्वत लूँगा तो। और आजकल लोगों ने ट्रेंड बदल दिया, आजकल कहते हैं कि भाई रिश्वत क्यों ले रहा है, कह रहे बच्चों के लिए लेनी पड़ रही है, भाई बच्चों के लिए इतनी पढ़ाई पे खर्च है, उनको कुछ कहीं ना कहीं सेटल करना उसके लिए। तो लोगों की जो मेंटेलिटी बदली है, शॉर्टकट का जो रास्ता उन लोगों ने अपनाया है। और दूसरा, कहीं ना कहीं जो धार्मिक क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, और चाहे बौद्ध हैं, भाई हैं, या ईसाई हैं, या फिर सिख हैं, कोई भी हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। एक व्यक्ति हैं, यति नरसिम्हानंद उनका नाम है, मैंने उनकी वीडियो देखी, मुझे बहुत कष्ट हुआ। मुजफ्फरनगर के किसी एक मांस की दुकान पे वो खड़े और वो बोल रहे हैं कि यदि आपको मांस खाना है तो मुसलमान की दुकान से नहीं, इस हिंदू की दुकान से मांस खाइए। मैं ये कहता हूँ एक सन्यासी होकर के उनको ये कहना चाहिए था कि किसी को भी ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, किसी की दुकान से मांस नहीं खाना। जीव हत्या तो वैसे ही पाप है, जीव हत्या पाप है, और मांस हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा नहीं है। हम लोग तो प्राणी मात्र के कल्याण की बात करते हैं। यदि इस तरह की बातें चलेंगी समाज में, धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग ऐसा करेंगे। अभी एक मोखरा में एक बहन बैठी है, अब तो शायद उठ गई है वो, हम लोगों ने भी उसके खिलाफ जा करके, उसके खिलाफ तो नहीं, उसके कार्यों के खिलाफ, मैंने तो उस दिन भी कहा कि हम इस बहन का सम्मान करते हैं, क्योंकि हम लोग तो खुद बेटी बचाओ अभियान चलाते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि इनके जो कार्य हैं, वहाँ पर प्रसाद के रूप में शराब बांटी जाए, नौजवान लड़कियों को भी शराब का जो है प्रसाद दिया जाए, हम लोग किस परंपरा की तरफ जा रहे हैं। मैंने उस दिन भी ये बात कही। हम लोग इसलिए, लोगों ने कहा कि स्वामी जी आप लोग क्यों आए हो यहाँ पे, यहाँ तो ये तो पंचायत है, खाप पंचायतों को बोलना चाहिए, आप क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है। एक नंबर पे आर्य समाज हमेशा से इस तरह के पाखंड का और अंधविश्वास का खंडन करता था। दूसरी बात, कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर ये चीज़ें कर रहा है, मैंने उनको कहा, कम से कम 10 पत्रकारों ने मेरा इंटरव्यू किया, मैंने उनसे एक ही बात कही कि मैं वेद लेकर के आता हूँ, और वो वेद जो है 9 वॉल्यूम हैं, 10,000 से ज़्यादा उसके पृष्ठ हैं, लगभग 20,000 से ज़्यादा उसके मंत्र हैं। किसी भी एक मंत्र में ये व्याख्या करके दिखा दें, उसमें बता दें कि किस मंत्र में दारू के चढ़ावे की बात है या दारू को प्रसाद के रूप में लेने की बात है, तो हम इनका मंदिर बनवा देंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि नहीं, दारू चढ़ाने से सारे रोग कट जाते हैं। तो मैंने उनको ये भी कहा कि सारे देश को छोड़ दीजिए, मोखरा गाँव का सर्वे करो, जितने लोग बीमार हैं सबको जो है ना यहाँ इनका चाहे झाड़ा लगवाओ, चाहे इनको शराब चढ़वाओ, जो भी चढ़वाओ, एक बार तो अपना काम पूरा करो। यदि इनमें से 90% लोग ठीक हो जाते हैं तो आर्य समाज इस बहन का मंदिर यहाँ बनवाएगा। तो कोई सामने नहीं आया। अब वो खुद बहन करी कि मेरे तो आदेश हो गए बाबा के, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। उसने कहा कि मुझे साध्वी का नाम तो पत्रकारों ने दिया। मैंने कहा कोई कल आपको प्रधानमंत्री कहेगा तो नरेंद्र मोदी से कहेगी गद्दी छोड़ दो, मैं बैठूंगी। तो लोगों को जो खुद के अनुकूल लगता है और लोगों को एक तरह से धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोगों के द्वारा दिग्भ्रमित किया जाता है, ये सबसे बड़ी गलत हो रही है। कहीं ना कहीं आज आर्य समाज की पहले से ज़्यादा आवश्यकता है और व्यापक आर्य समाज को बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं कहूँ हिंदू समाज को बचाना है तो भी इस आर्य समाज को आगे लेकर के आना पड़ेगा। किसी से मनमुटाव हो सकते हैं, विचारों में भिन्नता हो सकती। महर्षि दयानंद की कल मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था। लोग ये मान लेते हैं कि ये आर्य समाज के लोग इन मंदिरों के, मस्जिदों के इनके विरोधी हैं। तो किसी ने कहा कि स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती से कि
फलां जो है आपका अधिकारी वो जानकार है, आप वो रास्ते में जो मंदिर आता है उसको तुड़वा दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं मंदिरों को तुड़वाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं मन के मंदिर को साफ करने के लिए आया हूँ, उनको ये बताने के लिए आया हूँ कि जड़ पूजा से नहीं, ईश्वर पूजा से तुम्हारा जो है ना भला होगा, तुम्हारा जो है ना कहीं तुम मोक्ष की तरफ या बिल्कुल जिसको परम लक्ष्य कहते हैं उसकी तरफ आप लोग बढ़ पाओगे। तो ईंट पत्थर के मंदिरों को तोड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य तो लोगों के मनों में जो चीज़ें बनी हुई ना उनको तोड़ करके और सही दिशा में देने की आवश्यकता है। तो आज मुझे लगता है कि आर्य समाज को और ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है कि आम समाज आर्य समाज का सहयोग करे और आर्य समाज इस मुद्दे के ऊपर काम करे। तो कोई भी जैसे हम कहें कि समाज में बदलाव की ज़रूरत है, तो बदलाव बिल्कुल हम कहें कि नीचे से आना शुरू होता है। और तो बच्चे आजकल जो हमारे हम देखें, चाहे वो गांव से हैं चाहे वो शहर से हों, बच्चे पहले से मतलब संस्कार विहीन हुए हैं। तो बच्चों में संस्कार की जरूरत है। पहले हमारे बहुत सारे गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में ही पढ़ाई होती थी और उसमें संस्कारी होते थे, एक सादा स्वच्छ जीवन होता था और वो एक मर्यादित जीवन जीते थे वो सभी लोग जो गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। आज भी लोग कहते हैं कि वो गुरुकुल उस तरह का कोई चीज़ रही नहीं। तो आप उन नए बच्चों में जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है, क्या उन गुरुकुलों की जरूरत है और क्या उस तरह के संस्कार किस तरह बच्चों में बढ़ने चाहिए, उसके लिए आर्य समाज क्या कर रहा है? करमपाल जी, एक तो ये बात है कि निश्चित तौर पे आज शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने की आवश्यकता है। संस्कार विहीन समाज होता जा रहा है। करनाल में एक टीचर की हत्या स्टूडेंट ने की, एक उसका बड़ा उदाहरण है। और रोहतक की एक वो घटना जिसने अपने पिता को, माँ को, नानी को और छोटी बहन को मार दिया। ये सारी की सारी ट्रेनिंग उसको स्कूल से हैं, स्कूल के मतलब एटमॉस्फेयर से हैं। टीचर सिर्फ सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के साथ उनको आत्मीय व्यवहार भी चाहिए और उनको संस्कार देने की जो है ना कुछ परंपराएं जो है उनको देनी चाहिए, परंपराएं डालनी चाहिए। प्राचीन काल में कहीं जो गुरुकुलों में रहते थे उसमें ये होता था कि पूरा का पूरा समय विद्यार्थी का आश्रम में होता था। आजकल क्या कि 6 घंटे विद्यार्थी जो है स्कूल में रहता है, 18 घंटे कहीं ना कहीं उसको बाहर का वातावरण मिलता है। आज ही सुबह मेरे पास किसी महिला का फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी कि मेरा एक लड़का 8वीं क्लास में पढ़ता है और इनके पिताजी भी नहीं हैं, दादाजी हैं, उनकी बात ये मानता नहीं है और पिछले 8-10 महीने से इतनी तेज़ी के साथ बिगड़ा है ये कि हमें अंदाज़ा नहीं था उसका। और उसमें फ़ोन में भी कुछ का कुछ देखता रहता है। शराब, 8वीं क्लास का बच्चा शराब पीने लग गया। तो वो रोती हुई कहती कि जी आप इसको गुरुकुल में रख लो। तो पहले जो गुरुकुल होते थे तो बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने की जो है कहीं ना कहीं वो काम करते थे। आज भी बहुत से स्कूल हैं आपके यहीं जींद में, ऋषिकुल स्कूल में कई बार जाता हूँ, बड़े अच्छे बच्चे हैं वहाँ। प्राइवेट स्कूलों में भी, सरकारी स्कूलों में भी कहीं ना कहीं वो अच्छे जहाँ व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति अगर अच्छा है स्कूल में तो वो बच्चों को मोटिवेट करता है। परंतु मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं हमारी सरकारों की जिम्मेदारी है। सरकारों के साथ साथ जो सामाजिक संगठन है और जो धार्मिक संगठन है उसकी लायबिलिटी सबसे ज़्यादा बनती है कि वो आज बच्चों को सुधारें। आप देखेंगे किसी भी धार्मिक नेता के पास बच्चों के निर्माण की योजना नहीं है, किसी सरकार के पास युवाओं के निर्माण की योजना नहीं। सड़कों के निर्माण की योजना तो है, कहीं ना कहीं आश्रमों के निर्माण की योजना तो है, परंतु युवाओं के निर्माण की योजना उनके पास नहीं है। इसलिए जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि आर्य समाज ने युवा निर्माण अभियान प्रारंभ किया, बेटियों के अलग से कैंप लगाने शुरू किए, बेटों के अलग से, क्योंकि आजकल एक बच्चा है और वो बच्चों को माँ बाप गुरुकुल में नहीं छोड़ना चाहता। तो गुरुकुल जैसी ट्रेनिंग हम लोग उनको 6 दिन में 7 दिन में देते हैं। सुबह कितने बजे 4 बजे उठना है, रात को 10 बजे सोना है, पूरे के पूरे दिन का एक अनुशासित उसका कार्य विभाजन होता है, समय विभाजन होता है कि इतने समय में आपको क्या करना है। फिर बच्चा पूरा रेस्ट भी कर पाता है, खेलने का टाइम भी निकल जाता है, उसका पढ़ने का भी टाइम उसमें रहता है और परिवार के लोगों से बातचीत करने का भी टाइम रहता है। आजकल घर में 10 लोग बैठे हैं, 10 के 10 के हाथ में मोबाइल हैं, बैठे हुए निकट हैं पर कोई किसी के संपर्क में नहीं है। तो आज पहले क्या होता था कि हम छोटे छोटे, मैं खुद जब था तो रात को बोलते थे नोरे में, घेर में, उधर चले जाते थे, बड़े लोगों के पास बैठते थे, वो बहुत अनुभव की बातें बताते थे। वो जब से परंपराएं ख़त्म हुई हैं तो कहीं ना कहीं ये युवा ये बिगड़ता चला गया। युवा को हमने छोड़ दिया, टीचर के पास छोड़ने के बाद भी हमने किसी टीचर को ये नहीं कहा कि इनको इंसान बनाना है। ये तो कह दिया कि जब हम चाहते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कहीं दूसरे उसमें जाए, परंतु हमने टीचर को ये कहना बंद कर दिया कि नहीं, इसको इंसान ज़रूर बनाना है, अच्छा इंसान बनाना है। क्योंकि अच्छा इंसान, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी है, वो एक अच्छा नागरिक यदि है तो वो अच्छा डीसी बन सकता है, अच्छा डीएम बन सकता है। और यदि उसको संस्कार नहीं दिए तो डीएम और डीसी बनने के बाद भी वही होगी जो मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के घर पे 400 करोड़ रुपया मिला। अभी पिछले दिनों भी एक आईएएस महिला जो है उसके घर में भी काफ़ी पैसा मिला। तो यदि उसमें नैतिकता नहीं है, मनुष्यता नहीं है, मानवता नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो समाज को भी दिग्भ्रमित करने का काम करता है। आप जैसे अभी बता रहे थे कि एक महिला का फ़ोन आया और उन्होंने बच्चों को, तो गुरुकुलों में हम क्या इसी तरह के बच्चे हैं या जो अच्छे बच्चे हैं जो करियर की संभावनाएं मतलब एक अच्छे डीसी, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए
उस तरह के बच्चे भी क्या गुरुकुलों में आ हाँ, रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपको ध्यान होगा डॉक्टर आनंद कुमार जी, त्रिपेंद्र जी ये गुरुकुलों में पढ़े, और डॉक्टर आनंद कुमार जी तो गृह मंत्रालय में सबसे बड़ा जो विभाग होता है, खास करके जो लोग फ़ॉरेन से आते हैं या विदेश में जो जाते हैं, उनका जो डिपार्टमेंट है उसके सबसे बड़े हेड जो है वो गुरुकुल के एक विद्यार्थी रहे। वर्तमान समय में भी जैसे हम गुरुकुल धीरनवास की बात करते हैं, मैं अभी लगभग 5-6 महीने पहले उसका चेयरमैन बना हूँ, तो मैंने यही किया है कि उन बच्चों को तो प्राथमिकता दे रहे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनको तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पढ़ा रहे हैं, और जिनका सामर्थ्य है उनको भी पढ़ा रहे हैं, पर सामर्थ्य वाले व्यक्ति से भी इतना ही चार्ज हम लोग ले रहे हैं, इतना ही खर्च ले रहे हैं जितना बच्चा एक दिन में कुरकुरे खा जाता है। 30-35 रुपये एक दिन में कोई ज़्यादा नहीं है, जिसमें हम वहीं की गाय हम लोग रखते हैं, और उन गायों को भी जो चारा खिलाते हैं वो भी बिना किसी दवाई पेस्टिसाइड का चारा खिलाते हैं। उसका दूध बच्चों को देते हैं, वही बच्चे वो रहते हैं, वहीं भोजन करते हैं, वहीं LED स्मार्ट रूम से वो पढ़ते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, पर हमारी उसमें थोड़ी सी प्राथमिकता हमने बदल दिया। पहले गुरुकुलों को सुधार गृह के रूप में भी माना गया बीच में, कि सबसे उद्दंड बच्चे को गुरुकुल में छोड़ के आओ जी, सुधर जाएगा। पर हमने थोड़ा सा ये किया कि एक टेस्ट का एक क्राइटेरिया हमने निश्चित किया कि इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद हम, यदि माँ बाप कहे जी हम सामर्थ्य नहीं रखते पैसा देने का, तो कहते कोई बात नहीं, आप मत दीजिए पैसा, पर हम यहाँ आप इसको पढ़ाएंगे भी। और 3 एकेडमी हमने शुरू की हैं, कबड्डी की, बॉक्सिंग की और तीरंदाजी की। इनमें फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कोचिंग देंगे। सारी कोच की व्यवस्था, टीचर्स की व्यवस्था वो हम अपने से करेंगे, आर्य समाज से करेंगे। तो हम लोगों ने ये प्रबंध तो किए हैं। और यानी कि जो शहर के जो पब्लिक स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, हाँ जी, हाँ। वो आपने जैसे टेस्ट वाली बात कर रहे हो, तो वही उनका जो मैथ का तरफ, इंग्लिश की तरफ, कंप्यूटर, तो वो इस तरह की चीज़ें क्या गुरुकुलों में दी जा रही हैं? हाँ, अभी यही किया है हमने। जैसे एक इंग्लिश के टीचर रखें सब्जेक्ट के लिए, दूसरे टीचर रखें कम्युनिकेशन के लिए, कि बच्चा सिर्फ उसमें ये कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। क्योंकि गांव और देहात के बच्चे में सबसे बड़ी इन्फीरियरिटी यही रहती है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। उसको इंग्लिश सिखाने के लिए, और दूसरा संस्कृत हमारी मातृभाषा है, कहीं ना कहीं मतलब प्राचीन काल से हम लोग उसमें जाएं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो संस्कृत बोलने के लिए एक स्पेशल टीचर रखे हुए हैं, 2 टीचर हमने संस्कृत सब्जेक्ट के लिए रखे हुए हैं। ऐसे ही हमने एक हिंदी का एक्सपर्ट रखा है, क्योंकि हरियाणा का, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, बीच बीच में कितने शब्द ऐसे आते हैं जो मैं हरियाणवी बोल रहा हूँ, कि बच्चा बिल्कुल हिंदी में भी बोल सके, इंग्लिश में भी बोल सके और संस्कृत में बोल सके। यहीं से ऐसे बच्चे निकलें जो बाद में अगर प्रचार के क्षेत्र में भी आएँ तो देश दुनिया में उसका प्रचार कर सकें। महर्षि दयानंद ने भी कहा है कि भाषाएं सारे देशों की, सभी देशों की भाषाएं सीखनी चाहिए। इंग्लिश को भी मतलब कोई उन्होंने इग्नोर नहीं किया, जर्मन को, और जो दूसरी भाषाएं सब, कि वो भाषाएं भी सीखो, पर प्राथमिक रूप से आप अपनी भाषा को सीख करके फिर उन भाषाओं को भी सीखो। तो हमने तीनों भाषाओं के लिए एक्सपर्ट वहाँ रखे हुए हैं, ताकि बच्चा अपने आप में कहीं कमज़ोर महसूस ना करे कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, या मुझे संस्कृत बोलनी नहीं आती, मैं हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ। तो सब्जेक्ट के साथ साथ हमने इनके ऊपर भी फोकस किया। गांव में दोबारा फिर पहले की तरह यज्ञशालाएँ शुरू हों, गांव के लोगों के, हमारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो पाखंड से बचे रहें और आर्य समाज की तरफ दोबारा आए, वो एक अनुशासित, मतलब नशे विषयों से वो दूर रहें। क्योंकि हम आजकल देखते हैं गाँव में भी शराब का, मांस का जो चलन है वो बढ़ा है, तो वो दूर हो और हमारे गाँव की जो किसान मजदूर है वो पाखंड से बच के मेहनत से अपना खेती का काम करे या दूसरे काम करे, रोजगार धंधे। तो उसके लिए क्या मिशन है, क्या योजना है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अब 1 वर्ष में ही हम लोग 1 लाख युवाओं को आर्य समाज में दीक्षित कर रहे हैं, और उनको खुद से ही हर रोज़ जो है सुबह मेडिटेशन, ईश्वर का ध्यान करना, जिसको संध्या बोलते हैं, संध्या के साथ साथ यज्ञ, उनको हम लोग अभी प्रेरित कर रहे हैं कि साप्ताहिक यज्ञ करें, 15 दिन में यज्ञ करें, और यही विद्यार्थी फिर आगे चल करके दैनिक यज्ञ करें। और आपने एक बात कही खेत की, पहले खेती करते थे, गाय रखते थे, घी होता था तो यज्ञ करते थे। आजकल यज्ञ इसलिए छूट गए क्योंकि खेती कम हो गई है, गाय पालना बंद कर दिया है। घी तो एक डिब्बे में से लेकर के आते हैं, वो जो डिब्बे से आप बाहर से खरीद के लेके आओगे उसको आप मुश्किल है कि सामाजिक कार्यों में लगा पाएँ। घर में जब घी होता है ना, उसी में से हमारी माताएं बचा करके, आजकल भी मैंने देखा है माताएं जब चूल्हे के ऊपर रोटी बनाती हैं ना, तो 2 चम्मच घी को जो चूल्हे में पहले डालती हैं, उसके बाद फिर वो करती हैं। वो भी बड़ा अच्छा है। गाय के घी को आप जब आग के ऊपर डालते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड गैस उससे निकलती है, और एक तरह से वो एंटीबैक्टीरियल होती है। ऑपरेशन थिएटर में जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो फॉर्मल्डिहाइड गैस होती है, ताकि वहाँ से सब बैक्टीरियाज या फिर जो वायरस हैं उनको वो ख़त्म करती है, और उसके बाद ऑपरेशन वहाँ शुरू होता है। माताएं इस काम को पहले करती थी। आज भी जैसे कोई डाल के देखते हैं आग के ऊपर, गाय का घी स्पेशल पर्टिकुलर आप डालेंगे, सफ़ेद धुआं उसमें से निकलता है, वही फॉर्मल्डिहाइड है। तो माताएं उस हमारी वैज्ञानिक परंपराओं को पहले जानती थी, वो इस काम को करती थी। तो अभी जैसे 2024 में महर्षि दयानंद जी के जन्म को 200 साल हो रहे हैं।
और 2025 में आर्य समाज को बने हुए 150 वर्ष हो जाएंगे और 2026 में स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान को 100 साल हो जाएंगे। 27 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान को जो है ना वो लगभग 100 साल हो जाएंगे। तो ये वर्ष जो हमारे लिए विशेष हैं, इसी को हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं। मान के चलो कि 200 जब वर्ष मनाएंगे स्वामी दयानंद जी का, तो 200 सन्यासी, 200 वानप्रस्थी और 200 जीवनदानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी इनको तैयार कर रहे हैं, जो बिल्कुल गांव-गांव जाकर के अलख जगाएंगे। और मैं तो सरकार से भी ये निवेदन करता हूँ, वर्तमान जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार से भी, कि आप कुछ मत करवाइए, गांव में 2 चीज़ें शुरू करवा दीजिए। एक गांव में यज्ञशाला बना दो और एक व्यायामशाला बना दो। बच्चे का बिगड़ने का टाइम 5 बजे का है, यदि वो 5 बजे ग्राउंड में चला जाएगा तो उसका जीवन बच जाएगा, और गांव में किसी बग्गी के ऊपर बैठ करके बदमाशियाँ करने लगेगा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ये है कि व्यायामशालाएँ खोलें, यज्ञशालाएँ इसलिए कि ताकि ऋषियों की परंपरा बची रहे। आज जो पोल्यूशन का जो इतना गहरा जो जड़ें पकड़ रहा है, उस पोल्यूशन से बचने के लिए भी कहीं ना कहीं यज्ञों की परंपराएं जो है वो आगे बढ़ेंगी। ये मेरा है। आपने आर्य समाज ने एक अभियान चलाया था, शराबबंदी अभियान। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आपने कुछ रिसर्च की थी हरियाणा में, मतलब कितने शराब हमारे लोग पी जाते हैं, गटक जाते हैं, वो रिसर्च और वो अभियान कितना सफल रह पाता है, कितने लोग उस मिशन से जुड़ पाते हैं? कि देखो सरकारों का तो ये आमदनी का धंधा है कि शराब से जो आमदनी होती है बहुत मोटा एक राजस्व उससे मिलता है, लेकिन आप उसके ज़रिए आम आदमी कितनी जागृति ले पाए हैं? करमपाल जी, सबसे पहले तो जब 96 में यहाँ अपने हरियाणा में शराबबंदी हुई, उसमें वो आर्य समाज के भी आप पे हुई थी। आप सभी जानते हैं, पूज्य स्वामी ओमानंद जी, प्रोफेसर शेर सिंह जी, स्वामी इंद्रवेश जी, स्वामी अग्निवेश जी, इन लोगों ने ताकत लगा करके पूरे हरियाणा में शराबबंदी करवाई। लेकिन हम लोग उस हरियाणा में शराबबंदी करवाने में तो सफल हो गए, परंतु नाकाम हुए सरकार के ऊपर छोड़ने के बाद। हमने सरकार को समर्पित कर दिया सब कुछ कि हाँ बाप चलाइए। उसके बाद हमने जागरूकता का काम भी बहुत कम कर दिया। हम आश्वस्त हो गए कि नहीं अब बंद हो गई। उसका दुष्परिणाम ये निकला कि कहीं न कहीं स्मगलिंग होकर के हरियाणा में शराब आने लगी। उत्तर प्रदेश से सीमाएं लगती हैं, राजस्थान से सीमाएं लगती हैं, इधर हरियाणा से दिल्ली से, इधर पंजाब से सीमाएं लगती हैं। सब जगह से शराब जो है हरियाणा में आने लगी और वो बाद में खोल दी गई। तो आजकल जो हम मूवमेंट चला रहे हैं, निश्चित तौर पे हम गांव में जाकर के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। आप आज यदि देखेंगे तो खास करके पंजाब से लगता हुआ जितना भी हरियाणा का क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं एक अलग तरह का नशा, जिसको चिट्टा बोलते हैं, स्मैक जो है, इस नशे ने बहुत ग्रिप में युवा को ले लिया, यूथ को ले लिया है। तो हमने तो केंद्र सरकार से यही मांग की थी कि पूरे देश में नशाबंदी लागू होनी चाहिए, राष्ट्रीय नीति बने पूरे देश की, तभी ये चीज़ें होंगी। क्योंकि बिहार में है, पर बिहार में स्मगलिंग होकर के जा रही, रोज़ आपके अखबारों में खबर पढ़ रहे हैं आप। पूरे देश में जब शराब बंद होगी तो मुझे लगता है कि नशा बंद होगा, तो मुझे लगता है कि बड़ा काम हो सकता है और मोदी जी कर सकते हैं। मोदी जी ने किसी से नहीं पूछा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने, उन्होंने 1 मिनट में बंद कर दिया। 3 कानून लेकर के आए, किसी से नहीं पूछा, वो कर दिया। वो ताकतवर आदमी हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गुजरात में जब कर रखा है और गुजरात को उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करना है, तो ये भी उनका ही मॉडल है। उन्होंने कुछ लगभग 1-1.5 साल पहले एक उनका बयान आया था मन की बात में कि जो आप नशा करते हैं उसका सारा पैसा जो है सीमाओं के बाहर जाता है, और वो वापस जब आता है तो हम गोलियां बन करके आता हो, हमारे फौजियों को वो गोलियां लगती हैं और वो शहीद हो जाते हैं। तो इसलिए नशे को छोड़ो। हमने सबसे पहले मोदी जी की इस बात का समर्थन किया कि हम आपकी इस बात का समर्थन करते हैं, पर यह नशा पूरे देश में आप बंद कीजिए। आप में ताकत, और कोई ताकत रखता ही नहीं कोई व्यक्ति पूरे देश में फ़िलहाल। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूंगा केंद्र सरकार से कि राष्ट्रीय नीति बना करके पूरे देश में आप नशा बंद करवाइए, ताकि आप विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प लोगों के बीच में कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो उसकी सबसे पहली सीढ़ी ये है कि हम नशे से मुक्त हो जाएं और ऋषियों की प्राचीन परंपराओं का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें। तो ये तो आपने सुनी स्वामी आदित्य वेश जी से बहुत एक लंबी बातचीत, और समाज के मुद्दों पर, आर्य समाज के मुद्दों पर ये पूरी बातचीत रही। वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।